हमारा आज का टॉपिक है जी IAS 38 और IFRS 3। इंटेंजिबल एसेट्स की हमने बात करनी है और हमने देखना है कि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले ओवरव्यू की ज़रा हम बात कर लें। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं उनको IAS 38 में बताया गया कि ये नॉन मॉनिटरी एसेट्स होते हैं और इनकी कोई फिज़िकल सब्सटेंस नहीं होती है, यानी इसी वजह से इसलिए IAS 38 के अंदर इनको अलग से डील किया गया। दे कैन बी आइडेंटिफाइबल। जो चीज़ें इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, हम इन दो हिस्सों में कि सेपरेबल और एक ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज होते हैं, उनकी बात करते हैं। शुरू में जब हम इसको रिकग्नाइज करेंगे तो हमें इनको कॉस्ट पर रिकग्नाइज करना है, लेकिन उसके बाद हमारे पास दोनों मॉडल हैं, बिल्कुल जैसे टेंजिबल एसेट्स के साथ होता है कि वी मे measure them at cost और वी measure them at a revaluation। अमोर्टाइजेशन होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, यहाँ हम अमोर्टाइज करेंगे। और नॉर्मली वी अमोर्टाइज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विद नो रेजिडुअल वैल्यू, जीरो रेजिडुअल वैल्यू, बट दिस में ओनली बी हैपन for those intangible assets which have a definite life, and if we have an indefinite useful life of any intangible asset, that will not be amortized। आगे आगे चलते हैं और हम इनको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं वन वन। इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा से आगे की जी, दीज आर द नॉन मॉनिटरी एसेट्स विद आउट अ फिजिकल सब्सटेंस। और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ आपके सामने बयान भी कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं। सो इंटेंजिबल एसेट्स इन दो कैटेगरीज में फॉल करेंगे। नंबर वन, सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस एंड अराइज फ्रॉम अ लीगल और कंट्रैक्चुअल राइट्स। तो इन दोनों को हम मजीद अगली स्लाइड में चलते हैं और जाके देखते हैं कि ये कैसे हैं। Number one, if it is separable from rest of the business, it means that intangible asset may be bought or sold separately from the rest of the business। अलहदा से खरीदा बेचा जा सकता है, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा वो है जो किसी लीगल कंट्रेक्चुअल राइट्स की वजह से हमारे पास आता है, जैसे हम किसी इंटायर बिजनेस को, इंटायर कंपनी को खरीद लें। यह एक बात बतानी ज़रूरी थी जो कि नीचे इन दो पॉइंट्स के अंदर बताई गई है कि इनको नॉर्मल एसेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरना चाहिए। और वो क्या है भला? वो ये है कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ पास्ट इवेंट, एंड नंबर टू, that this is a resource which will benefit, which economic benefit will flow to the business। रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फर्स्ट, जब हम उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये दो कैटेगरीज, फिर वही बात कि जी द इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द बिजनेस एंड वी कैन measure the cost reliably of that asset, and if these two conditions are fulfilled, we will be recorded that asset at cost। Purchased intangible asset, again, if we purchase any intangible assets, for example a license or a brand or a patent, we will be recording them at cost। Then measurement after initial recognition, same as intangible assets, we have cost and revaluation model. If we choose a cost model, it means that we'll be recording that asset at a cost। Then an intangible asset should be carried at cost less amortization and any impairment losses, and this is the most common used model। Amortization is the same as just like a depreciation, and we need to uh, keep in mind that if an asset, intangible asset, is of a finite useful life, we should be amortize over the life of the asset with considering a zero residual value. And if it has an indefinite useful life, we should not amortize that asset, but we should test that asset for the impairment annually. And if there is an impairment losses, we should be recording that। The model is a revaluation model, and as we know that there is no, for a revaluation there should be an active market where that asset may be bought and sold with the knowledgeable parties, and for those um, intangible assets there is no active ready market. So international accounting standard 38 clearly defines that
we should not be revaluating the patents, brand names, trademarks, and publishing titles, etc. The only asset that may be categorized in this model is a license. Most important one in internally generated intangible assets, and for example, that is those include a goodwill that is an inherent goodwill, brands, mastheads, publishing titles, or customer list. These kinds of internally generated tangible asset should not be recognized as intangible assets in the books of the accounts, because we cannot measure the cost of that asset. हमारा आज का टॉपिक है जी IAS 38 और IFRS 3। इंटेंजिबल एसेट्स की हमने बात करनी है और हमने देखना है कि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो क्या होती हैं। This is an illustration. How should the following intangible asset be treated in the financial statement? A publishing title acquired as a part of the subsidiary company, a license purchased in order to market a new product. So, a publishing title, again, we cannot be in a position to identify its value. So, it depends on whether the asset can be valued reliably, and if we may able to value them, we may record them as an asset. In a sense, uh, because it is purchased separately from the business, so it should be capitalized. गुडविल हमें एक चीज़ ज़रा कंसिडर करनी पड़ेगी कि अक्सर औक़ात हम अपनी किसी क्वेश्चन के अंदर गुडविल को लिखा हुआ देखते हैं और वी कंसिडर दैट दिस इज़ एन इनहेरेंट गुडविल, यानी जिसे हम आम अल्फाज में साख कहते हैं, रेपुटेशन कहते हैं। तो हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि ये जो गुडविल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नज़र आती है, ये वो गुडविल नहीं है जिसे हम साख कहते हैं कि बिज़नेस बहुत फ्लोरिश हुआ है, इतने सालों से चल रहा है, वगैरह वगैरह। So goodwill is the difference between the value of a business as a whole and the aggregate of the fair value of its separable net assets. ये separable net assets क्या हैं? These are those assets and liabilities which can be identified and sold separately without disposing of the business. यानी separate उनकी value business से अलहदा ये होगी। और fair value जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो value है किसी asset की जो कि दो knowledgeable parties के दरमियान और तय होती है, knowledgeable parties के दरमियान without any caution और with the free consent। और इसी तरीके से liability की वो value है जो कि हम पे कर सकते हैं with two mutual consent। परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल, यही बात जो भी हम कर रहे थे कि नॉन परचेज गुडविल वो है जिसे इनहेरेंट गुडविल कहते हैं, जिसे हम साख वगैरह कह रहे हैं। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर वैल्यू, हम उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते रिलायबली, so it should not be recognized in the financial statements. On the other hand, the purchase goodwill that we have just looked into कि उसके एसेट जो हैं और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका डिफरेंस अगर लें तो उससे ज़्यादा पैसे हम पे कर रहे हैं, तो दैट अ गुडविल मे अराइज। IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन में भी गुडविल अराइज होती है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड कैटेगरीज में बनाते हैं तो सब्सिडरी के साथ, तो फिर हमारे पास गुडविल अराइज होती है। सेपरेटली हमने इसको फिर दोबारा से जो है वो डिस्कस करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग फॉर अ नॉन परचेज गुडविल। A non-purchase goodwill should not be recognized in the financial statement because, although it certainly exists, but it fails to satisfy the recognition criteria. That is, we cannot assign measure reliably the cost of it. Research and development की बात कर लेंगे जी। Research is an original planned investigation of undertaking with the prospect of gaining new scientific knowledge and understanding, while the development is another matter, and that is the application of the research finding or other knowledge to plan and design for the production of a new
substantially improved material, devices, product, system, process, or a service, and for the purpose to gain an advantage over them. Accounting treatment: research expenditure should be written off as an expense to the profit and loss account, but we may capitalize the development expenditure if the following criteria may be met. Number one is if it is probable the flow of economic benefit of that asset will flow to the business, that we have an intention to complete the intangible assets, and we reliably measure the development cost, and we have an adequate resources to complete the project. Technical feasibility is complete, and it is expected to be profitable. Then we will be capitalizing the development expenditures and creating an intangible assets. The last one, the amortization of the development expenditure. Development expenditure should be amortized over its useful life as soon as the commercial production begins. Let's solve a question.